हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। अर्थशास्त्र का अध्ययन, इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र बुक से। और घटना चक्र में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न दिए होते हैं, जिसको बारी बारी से क्रम से हम लोग बनाते हैं। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका एनआई यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय की पढ़ाई हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसे टर्म वहाँ पर आ जाते हैं बीच में, जिसको समझना हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उस कठिन तथ्य को, उस कठिन टर्म को आसान करने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से आज कुछ बताने वाला हूँ, और ये कर लेने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर उसी घटना चक्र के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन को। अगला चैप्टर जो एनआई हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुल 98 प्रश्न वहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो फिर आपको इकोनॉमिक्स जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट जो विद्यार्थियों का होता है वह अर्थशास्त्र ही है। तो यहाँ पर मैं बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए इसको जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलजुल कर काम करता है। अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण को अध्ययन किया जाता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में कई नई व्याख्याएं जुड़ गई हैं, जिसमें क्या क्या है, राजस्व है, जन कल्याण है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, विदेशी विनिमय है, बैंकिंग है इत्यादि का अध्ययन भी प्रमुख है। अब आइए पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है कि उदारवादी या पूंजीवादी, उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। यानी जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या उदारवादी अर्थव्यवस्था है, वहां पर क्या है, उसकी आर्थिक गतिविधि पर राज्य का अर्थ यहाँ पर देश से है, तो देश का कम से कम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र का प्रभाव जो है वह अधिक होता है और वह स्वतंत्र भी होता है। अगला पॉइंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के लेजर फेयर या हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें बाजार की शक्तियां अधिक प्रभावकारी भूमिका में होती है। जैसे कि यूएसए में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, फ्रांस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इन देशों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जबकि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट, समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है, जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है तथा इसमें बाजारी शक्तियां नियंत्रित करती है। जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, कहने का मतलब क्या हुआ, पहले जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वह पूर्णतः समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। अब आगे बढ़ने के क्रम में देखें, यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी, से आशय क्या है, तो आयात निर्यात वहां पर नहीं होता है। यानी बंद आयात निर्यात जब हो जाता है उसको बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व की, ये बहुत पहले का आंकड़ा है इसलिए 7वीं लिखी हुई है, वर्तमान में ये 6ठी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था विनिमय दर के आधार पर विश्व की 6ठी बड़ी तथा क्रय शक्ति के सतत आधार पर
चीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये तीसरी, अभी भी वर्तमान में भी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये 7वीं से हम लोग 6ठे स्थान पर आ गए हैं। फ्रांस पहले हुआ करता था 6ठे नंबर पर, लेकिन वर्तमान समय में 6ठी अर्थव्यवस्था भारत हो गया और फ्रांस हमारे से पीछे हो गया है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशील अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण पाए जाते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले दिनों भी हम लोग ये देखे थे, आज फिर से देख लेते हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये विकासशील अर्थव्यवस्था, और विकासशील अर्थव्यवस्था के जो लक्षण हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। व्यक्तिगत आय जो है वह निम्न स्तर का होता है। व्यक्तिगत आय कैसा होता है? निम्न स्तरीय होता है। अधिकांश जनसंख्या का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो जनसंख्या का अधिक जो है वह अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में जब काम करता है तो क्या होता है? उसको बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था है। जब जनसंख्या का अधिक लोग यानी अधिकांश जनसंख्या जब तृतीय क्षेत्र में काम करने लगे तब जाना जाता है कि वह विकसित अर्थव्यवस्था है। तो जनसंख्या का अधिकांश लोग जो है वह प्राथमिक सेक्टर में काम कर रहा है। इससे भी पता चलता है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। तीसरा है अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। ठीक है, जनसंख्या का दबाव जो है अर्थव्यवस्था पर बोझ की तरह बढ़ता जाता है। तो यह भी विकासशील अर्थव्यवस्था का जो है कि लक्षण है। अगला चौथा है बेरोजगारी की समस्या। भारत में तो बेरोजगारी की समस्या वर्तमान में तो कह ही नहीं सकते हैं। एक डाटा आया है जिसके अनुसार जो है 7.4 यहाँ की वर्तमान में, हाल का आंकड़ा बता रहा हूँ आजकल के मामले में। आज आपका अप्रैल चल रहा है, 5 अप्रैल है। ये अप्रैल के डाटे के अनुसार कि वर्तमान में भारत की जो बेरोजगारी दर है वह 7.4 है और बिहार की बेरोजगारी दर जो है वह 14 कुछ है, समथिंग में 14 के पार है बिहार की बेरोजगारी दर। उसके बाद 5वां पॉइंट है पर्याप्त पूंजी का अभाव। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का अभाव देखने के लिए मिलता है। दोषपूर्ण संपत्ति का वितरण। संपत्ति का वितरण दोषपूर्ण होता है, मतलब कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है तो कोई बहुत बड़ा भिखारी है। पूंजी का वितरण भी दोषपूर्ण है, इसलिए भी क्या होता है विकासशील अर्थव्यवस्था वहाँ पर ठीक से विकसित नहीं कर पाती है। 7वां है मानव संसाधन की गुणवत्ता का निम्न स्तर होना। संसाधन में सड़क परिवहन जो है उसका निम्न स्तर का होना। तो भारत इसमें बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग क्या है विकासशील अर्थव्यवस्था में भी ऊपर चढ़ रहे हैं। उसके बाद 8वां क्या है तकनीकी रूप से पिछड़ापन। आप देख रहे हैं कि अपने देशों में छोटे छोटे तकनीकी सामान जो है जापान से, चाइना से हम लोग मंगवाते हैं। तकनीकी स्तर पर क्या हुआ बहुत सारा पिछड़ापन है, जिस कारण से भी जो है कि अर्थव्यवस्था पूरा विकसित नहीं हो पा रहा है। तो ये सब लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था का। और 9वां पॉइंट है अधिकांश जनसंख्या के जीवन स्तर जो है, जितनी भी जनसंख्या है उसमें अधिकांश जनसंख्या का जीवन स्तर कैसा होता है निम्न स्तर का होता है। ठीक है, तो ये सब है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था के लक्षण। अब आइए चलते हैं आगे है। अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यह धीरे धीरे जो है पूंजीवादी रुझान वाली हो रही है। यहाँ पर भी पूंजी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग क्या है कि विकासशील अर्थव्यवस्था की गिनती में ही आते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है एवं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। अभी हम लोग पीछे भी पॉइंट में पढ़ रहे थे कि प्राथमिक सेक्टर में जब तक ज़्यादा लोग काम करेगा तब तक वह विकासशील कहलाएगा, और जैसे ही प्राथमिक सेक्टर से श्रम बल उठकर तृतीय क्षेत्र में काम करने लगेगा तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलेंगे विकासशील नहीं विकसित अर्थव्यवस्था।
तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता है, घटता जाता है। जितने भी पॉइंट यहाँ पर आपको मिल रहा है सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसलिए ध्यान से धैर्यपूर्वक कुछ देर तक इसको सुनिए, इस बात को समझिए। अगला पॉइंट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं नेट एनडीपी, ठीक ना। सकल का मतलब होता है कुल से। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का ही है। भारत में जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। ये भी प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो उत्तर हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर के सह अस्तित्व का होना मिश्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, जो भारत में विद्यमान है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी सह अस्तित्व होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विश्व बैंक प्रतिवर्ष जुलाई में करता है। विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विश्व बैंक करता है, ठीक ना। ये आपके लिए प्रश्न हो गया कि विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कौन करता है, तो विश्व बैंक करता है। कब करता है, तो जुलाई महीने में करता है। अब आइए चलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तीनों क्षेत्र की बात हो रही थी, प्राथमिक क्षेत्र, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ लिया जाएगा पशुपालन जो है किस क्षेत्र में आता है, मत्स्य किस क्षेत्र में आता है, कृषि किस क्षेत्र का विषय है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ दिया जाता है। चूंकि यह ट्रिकी जीएस से मैंने लिया है इसलिए यहाँ पर आपके सामने ट्रिक आ गया। तो ट्रिक के साथ साथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आपको बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे जो प्रकृति से सीधे तौर पर हम प्राप्त कर लेते हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे यहां पर मैंने ट्रिक में लिखा है कृषि बा निक पशु मत खाना, ठीक है। कृषि जो है ये निक का मतलब मीनिंग होता है अच्छा, भोजपुरी में निके बा वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो कृषि बा निक यानी कृषि अच्छा है, पशु मत खाना, कृषि अच्छा है तो पशु क्यों खाइएगा। तो ये ट्रिक है, ट्रिक का भाव है ये कृषि बानिक पशु मत खाना। तो कृषि का मतलब कृषि है, बा मतलब बानिकी है, बानिक मतलब बानिकी, पशु मतलब पशुपालन, मत मतलब मत्स्य, खाना मतलब खनन। खनन जितने भी हम लोग खनन खुदाई करते हैं तो उसको ऊर्ध्वाधर खुदाई को खनन बोलते हैं, और उत्खनन किसको बोलते हैं, क्षैतिज खुदाई को। खनन और उत्खनन दोनों प्रकार का जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पॉइंट में भी मैंने लिखा है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी इसको कहते हैं। अब आइए दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का विषय क्या क्या है, तो जलापूर्ति है, गैस है, विद्युत है, निर्माण और विनिर्माण दोनों है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या बना के रखे हैं, जला गैस विद्युत निर्माण, ठीक है। गैस जैसे ही आप गैस जलाते हैं तो विद्युत का निर्माण हो जाता है। ये आपका द्वितीय क्षेत्र के लिए ट्रिक है, जला गैस विद्युत निर्माण, जला गैस विद्युत निर्माण। द्वितीय क्षेत्र के लिए ट्रिक है हमारा जला गैस विद्युत निर्माण। जला मतलब जलापूर्ति, गैस मतलब तो गैस है, विद्युत मतलब विद्युत, और निर्माण का मतलब निर्माण और विनिर्माण दोनों। आइए इसको पॉइंट वाइज भी देख लेते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था के विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। निर्माण, अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए, जैसे भवन का विनिर्माण है, जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे कपड़ा, ब्रेड इत्यादि। यानी प्राथमिक क्षेत्र की जो भी हमारी वस्तुएं हैं उससे जब हम कुछ दूसरा काम करते हैं तो इसी को हम लोग किस में रखे हैं, द्वितीय क्षेत्र में
रखते हैं। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तृतीय क्षेत्र अंग्रेजी में बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो इसको है बैंकिंग है, बीमा है, सेवा है, परिवहन है, भंडारण है, संचार है, व्यापार है, टैक्स है, बहुत सारी चीज है। इसके लिए ट्रिक भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बैंक बीमा से बहन भाई का सच्चा प्यार। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के लिए ट्रिक क्या है? बैंक बीमा से। ठीक है, बैंक में जो बीमा करते हैं हम लोग, बैंकिंग प्रणाली और बीमा, इस दोनों के कारण जो है बहन भाई का सच्चा प्यार है। यदि बैंक और बीमा नहीं होगा तो बहन भाई का सच्चा प्यार भी नहीं रहेगा। ये भाव है, ट्रिक बनाने का भाव है। बैंक बीमा से बहन भाई का सच्चा प्यार, बैंक बीमा से बहन भाई का सच्चा प्यार। तो बैंक का मतलब बैंकिंग से है, बीमा मतलब बीमा है, से मतलब सेवाएं हैं, बहन मतलब परिवहन, बहन मतलब परिवहन, भाई का मतलब भंडारण से है। ठीक है, ट्रिक बनाने में कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्यूरेट ना भी आए तो वहाँ पर जोड़ने के लिए ऐसी व्यवस्था में लिख दिया जाता है। बहन भाई, भाई मतलब भंडारण, और सच्चा मतलब वह संचार, और प्यार का मतलब व्यापार, प्यार मतलब व्यापार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला, इसमें पॉइंट भी है, तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं भी प्रदान करता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ने के क्रम में आर्थिक समृद्धि एवं विकास को पॉइंट वाइज देख लेते हैं। ये छोटा है। यहाँ पर पहला पॉइंट है आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंध है। आर्थिक समृद्धि से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्रोतों में मात्रात्मक रूप से कितनी वृद्धि हो रही है। समझ गए? यानी मात्रा के हिसाब से देखना है कि कितनी वृद्धि है, यही मतलब है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास का संबंध लोगों के कल्याण से है। आर्थिक विकास का संबंध किससे है? लोगों के कल्याण से है। इससे गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता में कमी आती है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। अगला पॉइंट है सामान्यतः किसी विशेष क्षेत्र, देश अथवा व्यक्तियों के आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास में कृषि की अपेक्षा उद्योगों, सेवाओं, बैंकिंग, विनिर्माण आदि क्षेत्रों का सकल राष्ट्रीय आय में हिस्सा अधिक होता है। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, जबकि अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास का अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। अगला पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। अच्छा, ये भी आप जानिए कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, स्वास्थ्य, शिक्षा व आय के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का सूचकांक है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न हो जाता है कि मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो UNDP जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। इसमें क्या होता है कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, जीवन निर्वाह का स्तर जिसमें क्रय शक्ति, समायोजन, आय डॉलर में व्यक्त करते हैं। तो ये सब ध्यान दिया जाता है आपका जब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। तो अगला है शिशु मृत्यु दर मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। यह प्रश्न दिया जाता है, उसमें 4 विकल्प में से एक दिया जाएगा आपका शिशु मृत्यु दर।
तो आपको यह जानना जरूरी है कि शिशु मृत्यु दर जो है मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका तत्व क्या है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक है, शिक्षा सूचकांक है, जीवन निर्वाह का स्तर है, जिसमें क्रय शक्ति समायोजन भी है। ये सब डॉलर में व्यक्त करते हैं। इसमें मृत्यु दर जो है मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है, ये याद रखिएगा। क्योंकि यह विकल्प में दे दिया जाता है इसलिए मैंने इसको पॉइंट में लिख लिया है। अगला पॉइंट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है वो क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है कि किसी देश का आर्थिक समृद्धि सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो इसका मापदंड है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। अगला पॉइंट है, भारत में मध्य प्रदेश ने मानव विकास प्रतिवेदनों का जो प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। भारत में सर्वप्रथम मानव विकास प्रतिवेदनों को किसने प्रकाशित किया था? तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट है, मानव विकास की बात करें तो देशों में सर्वोत्तम निष्पादन कोरिया का है। ठीक है, मानव विकास की यदि बात करें तो एशियाई देशों में सर्वोत्तम निष्पादन किसका है? कोरिया का है। अब आइए हम लोग महत्वपूर्ण बातों पर चलते हैं। यहाँ पर जिस बात पर हम लोग इतना देर से इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एनआई, बहुत कम समय में इसको देख लेंगे एक एक करके सभी बिंदुओं को। पहला बिंदु है, राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी समय अवधि में साधारणतया एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। राष्ट्रीय आय क्या है? कि एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। राष्ट्रीय आय का आशय निबल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है, यानी इसको NNP कहते हैं। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसी को मूल रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला पॉइंट है, देश की घरेलू सीमा के अंदर, जो हमारा देश है इसके घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं NGP। ठीक है, नेट ग्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं गलत लिखा गया, NDP इसको बोलते हैं, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अगला पॉइंट है, सकल घरेलू उत्पाद में कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर देश की कुल भाग का उत्पादन किया। अब आइए अगला पॉइंट है, यहाँ पर किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः एक वर्ष, निश्चित समय अवधि का मतलब होता है एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अतः सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को भी सम्मिलित किया जाता है। इसको निम्न रूप में भी समझ सकते हैं, GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, कैसे निकालेंगे? तो GDP प्लस विदेश से जो हमारा आय हो रहा है, विदेश में हमारा जो आदमी काम कर रहा है और दूसरे देश का जो हमारे देश में काम कर रहा है, दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा आपका GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब आइए कुछ और बातों को समझते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये कैसे निकालेंगे? जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अचल पूंजी का उपयोग मूल्य को निकाल दिया जाए तो शेष मौद्रिक मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब GNP हम लोग पिछले चैप्टर में निकाल लिए। GNP में यदि अचल पूंजी उपभोग को आप घटा देते हैं तो NNP निकल जाता है। ठीक है, साधन लागत जिसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट FC।
ठीक है, साधन लागत, ठीक है, और एक होता है एमपी बाजार मूल्य मार्केट प्राइस, और एक होता है एफसी फैक्टर कॉस्ट, जिसको साधन लागत बोलते हैं। तो साधन लागत वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में लगी लागत मूल्य, जो इनपुट कॉस्ट है आईसी है, उसी को कहते हैं। ठीक है, साधन लागत क्या होता है कि वास्तव में किसी वस्तु के उत्पादन में जो लगी लागत है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, एफसी कहते हैं। सरकार द्वारा इस लागत मूल्य पर या तो अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है या सब्सिडी दी जाती है, दोनों बात है। यदि कर लगाया जाता है तो वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है, और यदि सब्सिडी दी जाती है तो वस्तु का बाजार मूल्य लागत मूल्य से कम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बाजार मूल्य जो है, मार्केट प्राइस जो है, वह एमसी यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, अप्रत्यक्ष कर या सब्सिडी को फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है समझना ये लाइन। मार्केट प्राइस को मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, बाजार मूल्य मार्केट प्राइस। आप जानिए कि कोई भी वस्तु को उत्पादन करने में कुछ घर से पूंजी लग गया है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कि 10 रुपया जो है उसमें लागत है, साधन लागत है। उसके बाद क्या है कि इसमें सरकार जो है कि उत्पादन जो की इसमें सरकार कुछ टैक्स लगा दिया, 2 रुपया सरकार जो है टैक्स लगा दिया, तब बाजार मूल्य इसका हो गया 12 रुपया। कभी कभी क्या होता है कि 10 रुपया हमारा लागत हुआ, ठीक है, 2 रुपया इसमें टैक्स लगाया, लेकिन सब्सिडी के रूप में सरकार कुछ छोड़ देती है, तो इसमें 3 रुपया यदि सरकार छोड़ देती है, तो अब दोनों का डिफरेंस हो गया -1, यानी कुल हो गया बाजार मूल्य अब कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। तो यही है मार्केट प्राइस, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। तो इसमें या तो अप्रत्यक्ष कर को जोड़ा जाता है या सब्सिडी को जोड़ा जाता है। सब्सिडी जोड़ते नहीं है बल्कि सब्सिडी को उसमें घटाते हैं। सब्सिडी का मतलब हुआ सरकार के द्वारा दिया गया कुछ छूट, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जब समझ लेंगे तब हम लोग घटना चक्र के बुक से कल 98 प्रश्न इसी चैप्टर से हल करेंगे। आइए अगला है जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस पर यानी बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है वो समझते हैं। देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य पर जीडीपी का आकलन, ठीक है। ये अच्छा ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पर लिखकर आपको दिखाया है। ये जीडीपी एमपी लिखने का मतलब है देश की सीमा के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य पर जीडीपी का आकलन, ये लिखने का यही मतलब हुआ। जीडीपी एमपी यदि लिखे हुए हैं यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वह मार्केट बाजार मूल्य पर जीडीपी एफसी, और उसमें क्या करेंगे अप्रत्यक्ष पर कर में सब्सिडी को माइनस कर देंगे। यही वाली बात मूल रूप से यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हालांकि आपको ऐसे घेर के लिखना चाहिए। आइए अगला है जीएनपी यानी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, एमपी लिखने का है मार्केट प्राइस पर। इसका मतलब क्या हुआ, देशवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के साधन लागत पर जीएनपी का आकलन। ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि देशवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के साधन लागत, ठीक है, एमपी का मतलब साधन लागत पर जीएनपी का आकलन, ठीक है। तो जीएनपी जब मार्केट प्राइस पर निकालेंगे तो क्या होगा, जीएनपी पीसी प्लस अप्रत्यक्ष कर और उसमें सब्सिडी को भी जोड़ देंगे, ठीक है। यह यदि समझते चले जाते हैं तो आपको वहां पर पढ़ना और वहां पर समझना दोनों आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में
से उत्पादन की प्रक्रिया में से प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी कहते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आप एक मशीन चला रहे हैं, आपका प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन चलने के दरमियान मशीन में जो घिसावट है, मान लीजिए कि एक साल में आपके मशीन में कोई खराबी नहीं हुई, लेकिन आपका पार्ट पुर्जा तो इसका घिस गया। अब हो सकता है कि अगले एक साल तक तो मशीन नहीं चलेगा, इसमें कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें जो घिसावट हुआ, जो व्यय लगना है, वो तो आपको ह्रास वहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो वही जो मूल्य में कमी आई, मूल्य में ह्रास हुआ, घिसावट हुआ उस मशीन में, उसको यदि कम कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हो जाता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर जीडीपी में मूल्य ह्रास को जब घटा देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब डिप्रेसिएशन को, मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो एनडीपी निकल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यही आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ये मतलब क्या हुआ? अब देखिए, जीएनपी निकाल लिए, पीछे हम लोग जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए देखे थे, उसमें यदि मूल्य ह्रास को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। अब अगला पॉइंट है साधारण प्रति व्यक्ति आय को ही आर्थिक वृद्धि के मापन के लिए स्वीकार किया जाता है। इस बात को फिर से सुनिए, साधारण प्रति व्यक्ति आय को ही आर्थिक वृद्धि के मापन के लिए स्वीकार किया जाता है। यदि प्रति व्यक्ति आय आपको निकालना होगा तो राष्ट्रीय आय में उसकी जनसंख्या से भाग दे दीजिएगा तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रखना है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय यानी देश की जो कुल इनकम है, नेशनल इनकम है, उसमें जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यदि मैथमेटिक्स आप अच्छी तरह से समझते हैं तो यह सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा कि यह आसान है। अगला पॉइंट है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के पश्चात जब देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे ही वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, ये इसी बात का और थोड़ा विस्तार करके दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कैसे होगा? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग दे देंगे तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पता चल जाएगा। उसके बाद अब आइए आगे और बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप धैर्यपूर्वक इसको भी सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान 1968 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया था। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। और यह किस पुस्तक में प्रकाशित हुई थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित हुई थी। इसके अतिरिक्त शाह और खंबत, फिंडले, सिराज, बार्डिया एवं जोशी आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वर्ष 1931-32 में डॉक्टर BKRB ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय का लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। इसी कारण राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। तो यह भी आपके लिए एक प्रश्न हो जाता है कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? तो किसको कहेंगे? राव को। कौन राव? तो ये है आपका RB राव, डॉक्टर BKRB राव। तो डॉक्टर राव ने उत्पादन गणना प्रणाली और आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया था। अब आइए, जो प्रश्न है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अथवा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है।
हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा जो है इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण थे। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। अगला पॉइंट है आर्थिक सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व 1950 के दशक में मध्य भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि 3.5 थी। इस वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर को ही हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। इसको फिर से समझ लीजिए कि आर्थिक सुधारों के प्रारंभ होने से पूर्व 1950 के दशक में 1950 के दशक के मध्य भारत की जो वार्षिक आर्थिक वृद्धि थी वो कितनी थी? 3.5% थी। इस वास्तविक आर्थिक दर को ही हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। अगला पॉइंट है 4 अगस्त 1949 को केंद्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति नियुक्त की, जिनकी अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का ढांचा व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। ये याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? यही केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला पॉइंट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की घोषणा जो है वर्ष 1949 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक तथा 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई श्रृंखला, जिनकी आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2011-12 है, का आरंभ 30 जनवरी 1915 को किया गया। अब आइए चलते हैं भारत में आर्थिक नियोजन को। ये एक छोटा चैप्टर है, यहाँ के बाद से हम लोग का आज का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कल इसी बात को देखेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे घटना चक्र में। और घटना चक्र में पूरे 98 प्रश्न हैं, जो सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और घटना चक्र आपके सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर बहुत उपयोगी है। और खासकर यदि आप किसी भी राज्य के पीसीएस लेवल का एग्जाम देते हैं तो वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन को भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1950 से लागू हुई थी। जनवरी 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक योजना प्रकाशित की, जिसके कुछ अंश को सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए होता है, सर्वोदय योजना जो है कि किसका वो है प्रकाशित किया हुआ है? तो ये जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय योजना। ठीक है। अगला पॉइंट है, विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो सोवियत संघ में। अगला पॉइंट है, 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को नया रूप तथा नया नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको बोलते हैं नीति, NITI, यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। अब अगला पॉइंट है, 15 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में योजना आयोग को समाप्त कर नई संस्था गठित करने की बात कही थी। नीति आयोग की अध्यक्षता योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री ही करते हैं। अब आइए अगला पॉइंट है, एक वर्ष की 3 योजनाओं की काल अवधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपये का अवमूल्यन दूसरी बार वर्ष 1966 में किया गया था।
ये आपके लिए बहुत ध्यान रखना है कि रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था, वर्ष 1966 में। एक एक वर्ष की 3 योजनाओं के कालावधि में, यानी एक एक वर्ष करके 3 काल अवधि में देश के निर्यात में वृद्धि के लिए रुपये में अवमूल्यन किया गया था। निर्यात वस्तुओं की मांग की लोच में कमी के कारण अवमूल्यन का भी अनुकूल परिणाम प्राप्त न हो सका, इसलिए इसे योजना अवकाश 1966 से 1969 तक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से मुद्रा का अवमूल्यन करने के बाद भी उसका सही परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो इस 1966 से लेकर कोई 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था? 66 में हुआ था, यानी 66 से 69 तक हुआ था। अगला पॉइंट है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए जो है अनवरत योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है का मुख्य संबंध ग्राम विकास परियोजना के क्रियान्वयन से है। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि ग्राम विकास परियोजना का क्रियान्वयन जो है किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद से है। अब आइए कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और अगला हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो हैरार डोमल मॉडल पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरार डोमर मॉडल पर आधारित था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा किया है। कल हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और 98 प्रश्न कुल राष्ट्रीय आय के चैप्टर में है। सभी प्रश्न पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और उसको बारीकी से पढ़ेंगे। आगे हम लोग का 67 बीपीएससी प्रीलिम्स होना है और उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आपका बीपीएससी एग्जाम नहीं भी है, आगे बाद में भी आप कोई एग्जाम देने वाले हैं, तब भी आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होना है। तो यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।